नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। और इस शो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और आपकी जो भी टैक्स से रिलेटेड उलझने हैं वो इस शो के जरिए हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसे में आपके कुछ सवाल हैं तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें लाइव देख रहे हैं और अपने सवाल वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर अपने सवाल भेजिए। साथ ही साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं अपने सवालों को। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे कि गिफ्ट्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसके नियम क्या कहते हैं। अब हम आज इस बात की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक खबर काफ़ी सुर्खियों में थी कि नारायण मूर्ति जी ने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को करीब करीब 240 करोड़ के शेयर्स एज अ गिफ्ट दिए और अब वो भी इन्फोसिस का शेयर धारक है। तो खबर तो काफ़ी बड़ी थी, इसकी चर्चा भी काफ़ी हुई, लेकिन जैसे ये खबर आई तो इस बात की भी डिस्कशन काफ़ी बढ़ गई कि अच्छा, ये जो गिफ्ट के तौर पर शेयर्स दिया है ये भी पॉसिबल है। और अगर इस तरीके के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो गिफ्ट में टैक्स किस तरीके से लगता है, कितना टैक्स जो गिफ्ट दे रहा है उसको देना पड़ेगा, उनकी लाइबिलिटी कितनी बनती है। और इस केस में अगर कोई एनआरआई है, कोई देश के बाहर है, तो उस पर क्या भारत के टैक्स के नियम लागू होते हैं। ये चीज़ें, इन चीज़ों पर चर्चा काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई और काफ़ी लोगों को समझने में थोड़ी परेशानी भी हुई कि गिफ्ट पर टैक्स किस तरीके के लगते हैं और क्या नियम कहते हैं। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे और आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर आप गिफ्ट के जरिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या आपके पास भी इस तरीके का कोई गिफ्ट, बड़ा गिफ्ट आया है, तो उस पर टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है और गिफ्ट के जरिए आप टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसमें हमारी मदद करने के लिए जुड़ चुके हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट, जो कि टैक्स प्लानर के फाउंडर भी हैं, सुधीर कौशिक जी। सुधीर जी, थैंक यू सो मच आज ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो ये जो चर्चा थैंक आज यू। हम कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि हम ये जो गिफ्ट्स की बात कर रहे हैं ये किस तरीके के गिफ्ट हैं। क्या इसका कुछ डेफिनेशन है इनकम टैक्स एक्ट में कि किस तरीके के गिफ्ट उस डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं और फिर कहाँ पर टैक्स लगता है, या फिर कौन से गिफ्ट एग्जेम्प्ट होते हैं टैक्स से। तो गिफ्ट का जो सबसे पहले तो एक तो इसका स्वागत है, क्योंकि जो किसी को कोई गिफ्ट करता है उसका मतलब है वो आउट ऑफ नेचुरल लव है, कहीं ना कहीं उनके बीच में एक प्यार का संबंध है और वो अपनी कमाई हुई दौलत में से ही कुछ कर रहा है, तो उसका सोर्स भी ठीक होना चाहिए। ये नहीं तो डोनर के ऊपर यहाँ कोई टैक्स नहीं लगता है इनकम टैक्स में। और दूसरी चीज ये है कि किसी चीज का ट्रांसफर होना है, वो जो ट्रांसफर है वो एसेट कोई भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी भी आप गिफ्ट कर सकता है या कोई शेयर्स भी गिफ्ट कर सकते हैं, या जैसे कि हमारे पास कोई बॉन्ड्स हैं या कोई पॉलिसी है, हम सब कुछ जो एसेट किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं जो मेरे पास ओनरशिप है, वो मैं अपने ब्लड रिलेटिव को जब ट्रांसफर करता हूं तो मेरे को टैक्स का कोई देना तो वैसे भी नहीं था, अब डोनी को भी नहीं देना है अगर वो ब्लड रिलेटिव है। लेकिन अगर मेरा वो ब्लड रिलेशन नहीं है तो मैं उसको, जो डोनी है उसको टैक्स देना पड़ता है, डोनर को यहाँ पर भी नहीं है। ये इंडिया का टैक्स लॉ है, मुझे इंग्लैंड का नहीं पता उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को कितना टैक्स लगेगा, तो मैं इंडिया का टैक्सेस बता सकता हूँ। तो ब्लड रिलेशन में आप गिफ्ट ले भी सकते हो, दे भी सकते हो, दोनों चीजें अलाउड है। अब इसकी, अगर मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है फिर भी मैं किसी को कुछ ट्रांसफर करता हूँ, ऐसे में जब मैं कोई एसेट ट्रांसफर कर रहा हूं तो उसकी लिमिट है 50,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। पूरे साल में कुल मिलाकर के जितने भी लोगों से मैं पैसा लूं, अगर वो 50,000 से ज्यादा हुआ उसकी वैल्यू, वो जरूरी नहीं कि 50,000 कैश है और 50,000 चेक है, वो अलग अलग माना जाएगा, नहीं, कुल मिलाकर के जो पैसा मैंने विदाउट कंसिडरेशन लिया है, जिसमें कि मैंने बदले में कुछ नहीं दिया, वो 50,000 से ज्यादा हुआ तो सारा का सारा टैक्सेबल है। यानी कि अगर मेरे को कोई 51,000 रुपए मेरा दोस्त दे देता है मेरे जन्मदिन पर, तो वो मेरी इनकम में जुड़ जाएगा। अगर वो मेरा भाई है तो वो इनकम में नहीं जुड़ेगा। तो मैं अपनी फैमिली में गिफ्ट ले सकता हूं, उसके बाहर नहीं है अलाउड। हाँ, एक मौका है जो कि आप शादी, जिसे गलती भी कहते हैं लोग, अगर आप शादी पे पैसा ले रहे हो तो वो पैसा आपकी इनकम में नहीं जुड़ता है। कितना भी अमाउंट हो, किसी भी चीज का गिफ्ट हो, कोई भी दे रहा हो, चाहे वो आपका रिलेटिव है या रिलेटिव नहीं है, दोनों सूरतों में मैरिज पे जो गिफ्ट मिलता है वो टैक्स फ्री है। तीसरा होता है इनहेरिटेंस, कि जैसे मेरे पिताजी, मेरे जो
जो जा रहे हैं दुनिया से, वो जब भी मुझे कुछ भी इनहेरिटेंस में दे के जाएंगे, थ्रू विल दें या गिफ्ट करें, वो मेरा इनहेरिटेंस जो है उस पे भी कोई टैक्स मुझे नहीं देना है। मतलब एज ए डोनी, डोनर को तो कोई टैक्स लगता नहीं है। ये इनकम टैक्स में एक ट्रांसफर की जहां डेफिनेशन लिखी हुई है, वहां पर गिफ्ट के ट्रांसफर को ट्रांसफर से हटा दिया है कि जो चीज गिफ्ट में ट्रांसफर होती है उसको कैपिटल गेन नहीं लगेगा गिफ्ट पे। ठीक है, तो इसलिए डोनर को कोई टैक्स नहीं लगता। नहीं तो अगर मैं कोई चीज वैसे ट्रांसफर करूं, कोई प्रॉपर्टी सेल करूं, तो मुझे टैक्स लगता है। मैं शेयर ट्रांसफर करूं तो टैक्स लगता है कैपिटल गेन। लेकिन उन्होंने कहा गिफ्ट को इससे बाहर रखा जाएगा। अब इसमें सेलर या ट्रांसफर जो कर रहा है वो तो टैक्स फ्री है, लगता है जो पैसा रिसीव कर रहा है, जो प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है। एक इसमें दूसरी चीज आती है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ये तो हुआ मुफ्त में मिला हमको। कभी कभी हम कम चीजें देते हैं, हमें आधा पैसा देना पड़ा सपोज करो, या एक चौथाई देना पड़ा, तो जो गैप है वो मेरी इनकम में जुड़ जाता है। अगर वो मेरा अदर देन रिलेटिव है, उसे हम इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कहते हैं। तो ये दो तरह से गिफ्ट होता है, एक तो पूरा का पूरा मुझे मुफ्त में मिला सब कुछ, और एक कम पैसे में। सपोज करो एक प्रॉपर्टी की स्टैंप वैल्यू 1 करोड़ है और वो मैंने 50 लाख में खरीद ली, तो सरकार मान लेती है बाकी जो है आपकी इनकम है या गिफ्ट है। अगर रिलेटिव ने दिया तो बाकी गिफ्ट है, और नॉन रिलेटिव है तो आपकी इनकम है। तो आपको उसी ओके। वैल्यू पर पैसा देना पड़ता है। हाँ, ठीक है। तो गिफ्ट की डेफिनेशन तो हमने समझी, और किस किस तरीके पर टैक्स नियम क्या कहते हैं ये तो हमने समझ में आया। लेकिन अब थोड़ा प्लानिंग के नज़रिए से इसको समझने की कोशिश करेंगे सुधीर जी। अब मान लीजिए जैसे कि अभी हम शो की शुरुआत में नारायण मूर्ति की जो खबर अभी हाल फिलहाल में सुर्खियों में है उसे हाईलाइट कर रहे थे, तो ऐसे में काफ़ी लोगों का मन में आया कि अगर उन्हें भी अपने पोते पोतियों को या फिर बच्चों को गिफ्ट देना हो तो बेस्ट वे क्या हो सकता है गिफ्ट करने के लिए, ताकि बच्चों पर भी, उनके पोते पोतियों पर भी, और जो गिफ्ट दे रहा है डोनर उस पर भी टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा ना आए। तो ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन या फिर चिल्ड्रन को गिफ्ट देने के लिए? जो हमारे पास लॉ में, जहां तक अगर हम रिलेटिव की डेफिनेशन देखते हैं, तो वो अपने बेटे को या बहू को दे सकते हैं पैसा, और या उनके एचयूएफ को दे सकते हैं। लेकिन अगर ग्रैंड चिल्ड्रन को भी देंगे तो वो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ब्लड रिलेटिव का मतलब है आप अपने बेटे को दे सकते हो। हाँ, बेटा उनके नाम से कर सकता है, क्योंकि अभी कई बार माइनर चिल्ड्रन भी होते हैं, उनका पैसा वैसे भी उनके पेरेंट्स के पास ही रहता है। तो जब भी आप गिफ्ट कर रहे हो तो आप अपने बेटे को या बहू को करें। नहीं तो उससे भी अच्छी प्लानिंग होती है अगर आप एचयूएफ क्रिएट कर लेते हैं, अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्रिएट करते हैं, वो पैसा बाय डिफॉल्ट बच्चे को मिलना है, और उसकी जो भी इनकम है वो एचयूएफ में अलग से टैक्स होती है। कई बार आप इसको ट्रस्ट के थ्रू भी दे सकते हो, लेकिन हमारी एक जो पर्सनल जो सलाह है एज ए प्रोफेशनल, वो ये है कि आप बच्चों को सारा पैसा अपने जीते जी ना दें, उनका जितना खर्चा है उतना ही दें। कभी कभी वो उनका वो पैसा खो सकता है या वो कहीं गलत जगह जा सकता है, और वो आपकी थोड़ी रिस्पेक्ट में भी कभी कमी आ सकती है जब आपने अपने पास जो था वो दे दिया। कई बार ऐसा इमोशनली लोग कर देते हैं अपने बच्चों को, चाहे अपने पोते पोतियों को या किसी और को। नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार वो फंस जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, जबकि अपना सारा कुछ उन्होंने अपने बच्चों के नाम या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम कर दिया। अपने पास जब तक पैसा है तब तक इज्जत भी है। ये समाज हमारा जो भी है, जैसा भी है, हमें इसको समझ करके ही आगे एक्शन लेने चाहिए। हाँ, आप अपनी वसीयत करो, विल करना हमेशा अच्छा है कि मैं अपने पोते को या अपने इसको बेटे को, जो भी जिसको देना चाहते हो आप, जो एसेट, ये शेयर्स में इनको देना चाहता हूँ, इन्फोसिस के शेयर में इसको देना, वसीयत में टैक्स भी नहीं लगता है और आपकी रिस्पेक्ट भी बची रहती है अपने। क्योंकि जब आपने एक बार गिफ्ट दे दिया ना, तो इरिवोकेबल होता है, यानी कि आप पैसा वापस नहीं मांग सकते हो कि भाई बेटा मैंने तेरे को गिफ्ट किया था तो मुझे वापस कर दे। उसका लीगल राइट है, बेटे का मना कर सकता है। हाँ, एक सूरत है जब आप मांग सकते हो कि आपने अपने इतने बीमार हो गए थे कि आपको लग रहा था कि मैं अब दुनिया से जाने वाला हूं, तो मैं बेटे के नाम कर देता हूं, लेकिन फिर आप बच गए। उसको बोलते हैं कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, कि मैं ठीक हो गया। तब आप सरकार से कह सकते हो कि यार मेरे को लग रहा था, मेरी हालत इतनी खराब थी, डॉक्टरों ने मुझे, जैसे कई बार कैंसर की सिचुएशन होती है या कई बार कोमा में चले जाते हैं लोग, उससे पहले कई बार ऐसा कर देते हैं कि यार आखिरी में अब तो मैंने जाना ही है, बट फिर भी बच गए हम, आजकल मेडिकल है। उस केस में आप रिवोक कर सकते हो उस, और वो बड़े मुश्किल है। तो इसलिए गिफ्ट देने से पहले बहुत बार सोचना है, क्या मुझे इस पैसे की, मुझे इस प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, या उसको इतनी जरूरत है। तो गिफ्ट का मतलब इमोशनली ओवर भी ना जाए। एक तो होता है टैक्स बचाने का। हाँ, टैक्स बचाने का बच्चों को वो ध्यान रखना है
कि टैक्स बचाने के लिए साथ साथ पैसा भी बचाना है, अपनी इज्जत भी रखनी है। तो एक टैक्स बचाने का ही वो नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। तो ये अगर काफी आपके इम्पोर्टेंट। बच्चे जी। मेजर नहीं, मेजर मतलब जैसे कि सपोज करो मेरी बेटी मेजर हो गई है और मुझे पता है उनकी शादी करनी है मुझे 2-3 साल बाद, और मैंने अपना पैसा एफडी में रखा हुआ उसकी शादी के लिए, वो पैसा मैं बेटी को जरूर ट्रांसफर कर दूं, क्योंकि उस समय उसकी आय नहीं है ज्यादा, कई बार ऐसा होता है कम इनकम होती है, तो उनको वो टैक्स लगेगा नहीं। जब वो 17-18 साल के 20-18 साल से बड़े हैं और आपके ऊपर वो टैक्स 30% लग रहा है, तो ऐसे गिफ्ट प्लानिंग कर सकते हो आप। वो बच्चे को गिफ्ट करना समझदारी है, वहां पे आपको टैक्स अवॉइडेंस भी हो रहा है, बच्चे का गोल के लिए आपने उसके पास पैसे भी रखे हैं, वो 2-3 साल 4 साल जब भी बच्चे की शादी आप करते हो तो वो एफडी में रखने में सेफ भी है और टैक्स भी नहीं लगेगा। लेकिन उसके अलावा बच्चों को ज्यादा पैसा अपने आप से गिफ्ट नहीं करना चाहिए। ये हमारी कुछ जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है, कई बार हम इमोशनली दे देते हैं, उसके लिए वसीयत विल इज द बेस्ट। चलिए, एक नसीहत है आपके लिए कि अगर आप अपने पोते पोतियों को, बच्चों को अगर आप कुछ गिफ्ट दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए। रिवोक करने का भी ऑप्शन है आपके पास, ऐसा नहीं कि आपने कर दे दिया तो वापस उस डिसीजन को आप चेंज नहीं कर सकते, आप वो निर्णय अपना चेंज भी कर सकते हैं। प्रॉपर दस्तावेज और डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर ज़रूरी लगेंगे, लेकिन गिफ्ट देते वक्त आप इन सब बातों का ध्यान रख सकते हैं। अ, सुधीर जी, अब बात करते हैं एक इवेंट की। मैरिज जब होती है, शादी होती है, तो उसमें भी काफ़ी तरीके के गिफ्ट मिलते हैं, ढेर सारे गिफ्ट दूल्हा दुल्हन को मिलते हैं, कई सोर्सेज भी होते हैं। तो वहाँ पर टैक्स के नियम क्या कहते हैं? क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर प्रिपेयर करने की ज़रूरत है? हाँ देखो, कई बार क्या होता है, एक रीजनेबल वर्ड होता है। रीजनेबल का मतलब है कि मेरी जो अपनी एक इनकम की जो मेरी हैसियत है या मेरे पास जो एसेट्स हैं उसके साथ डिस्प्रोपोर्शनेट ना हो जाए। कल कल को मेरे को कोई 50 करोड़ का कोई बंगला दे देगा, तो उसके पास सोर्स होना चाहिए, उसका पक्का सबूत। किसी ने दे दिया नहीं तो मुझे 50 करोड़ पे टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, कि भैया तुम बताओ। ये उसके ऊपर इसलिए लगेगा क्योंकि वो अनडिस्क्लोज इनकम है। तो जो देने वाला है उसका सोर्स पक्का होना चाहिए गिफ्ट में, नंबर एक। ये नहीं कि मैंने बस लेना है। दूसरा ये है कि आपके पास जब पैसा आया वो शादी के टाइम पर, तो नॉन रिलेटिव है या रिलेटिव है, ज्यादा अच्छा है आप एक लिस्ट बना लो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अकाउंट में रखोगे या उसके ऊपर कल को कोई इनकम होगी। आपको गिफ्ट पे तो वो नहीं है ना, गिफ्ट रिसीव करने पे टैक्स नहीं है, लेकिन उस गिफ्ट से जो इनकम होगी वो तो आपकी इनकम में जुड़ेगी। तो इसलिए उसका हिसाब रखना जरूरी है हमारे पास कि मुझे किससे क्या मिला। मान लो आपने कैश ही लिया, आजकल कैश कम हो गया, आजकल तो लोग डिजिटल हो गए हैं। पहले कैश भी होता था जहां लिफाफे मिलते थे, कई बार 5,000 1,000 2,000 फैमिली में देते थे, 1,100 जो भी। हम उसकी लिस्ट बना के फिर अपने अकाउंट में जमा करा दें, तो वो पैसे पे कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि कितना भी अमाउंट ले सकते हो। किसी ने हमें कोई फ्रिज दिया, फर्नीचर दिया, तो कल को डिपार्टमेंट अगर कभी आकर के पूछता भी है तो आप कहोगे कि शादी के टाइम पर ये मुझे मिला था। किसने दिया था? ये ए ने दिया या बी ने दिया या सी ने दिया। तो आपके पास जवाब होना जरूरी है। हर किसी से नहीं पूछा जाता, सरकार किसी किसी के घर ही जा पाती है, लेकिन जिसके घर आ हाँ, गई सही बात है। उसकी मुसीबत आ गई। अब वो जब आधा अधूरा जवाब देगा तो उसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स, और अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स पे टैक्स लगता है 60% से ज्यादा, क्योंकि उसके ऊपर पेनल्टीज भी लगती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टैक्स सारा का सारा सामान ही चला जाएगा, आपका सारा पैसा सरकार ले जाएगी अगर आपने एक्सप्लेन नहीं किया तो एक्सप्लेन करने के लिए डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कई बार शादियों में वीडियोस वगैरह भी बनती हैं, जब आपको कोई गिफ्ट देता है लेता है, तो वो सब प्रूव हो जाता है कि ये पैसा मुझे शादी के टाइम पर ही मिला है और ये टैक्स फ्री था। नहीं तो आपने बाद में किसी ने दिया तो टैक्सेबल है। आपकी मैरिज एनिवर्सरी पे कोई देगा वो टैक्सेबल है, आपके बर्थडे पे कोई देगा तो टैक्सेबल है। इसलिए उसका शादी के टाइम पर लिस्ट बनाना एक सही रास्ता है, उसको डिक्लेयर करना, और गिफ्ट को डिक्लेयर भी कर देना चाहिए एग्जेम्प्ट इनकम में। सुधीर जी, आपने कहा कि शादी के समय, अगर शादी का ओकेजन है, तो अगर दोस्तों से भी गिफ्ट्स मिले हों तो वो भी एग्जेम्प्ट की श्रेणी में आते हैं। थोड़ी क्लैरिटी लेना चाहेंगे, सवाल मेरे मन में आया, एक्चुअली मेरे मन में नहीं आया। काफ़ी लोगों ने पूछा इस दौरान कि शादी के दिन दिए जाने वाला गिफ्ट, क्योंकि अब तो हम देखते हैं कि शादी के दौरान काफ़ी सारी सेरेमनी भी हो रही होती हैं, प्री वेडिंग सेरेमनी, एंगेजमेंट सेरेमनी, काफ़ी तरीके की सेरेमनी हो रही होती है, उसमें भी गिफ्ट्स मिलते हैं दूल्हा दुल्हन को। तो उस दिन पे दिए जाने वाला गिफ्ट, या अगर बाकी कुछ इवेंट्स हो रहा हो वहां पे भी कुछ गिफ्ट मिले, तो वो भी एग्जेम्प्ट स्पेसिफाइड कैटेगरी डे में आते हैं? नहीं थोड़ा इस लिखना पे है। क्लैरिफिकेशन चाहेंगे आपसे।
तो लॉ में ओकेजन ऑफ वेडिंग है, ओकेजन ऑफ वेडिंग 4 दिन की शादी चल सकती है, उसमें किसी दिन के एक ये नहीं कि उस दिन जिस दिन फेरे हुए हैं उसी दिन करना है आपको, तो ओकेजन ऑफ वेडिंग है, ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग। अब अगर मेरा जो उत्सव चल रहा है उसमें कोई 2 दिन पहले आया है, कोई 1 दिन पहले आया है, या किसी ने 2 बार गिफ्ट किया है, वो सब एग्जेम्प्ट है, क्योंकि वो दिया जा रहा है आउट ऑफ नेचुरल लॉ। जब हम घर बना रहे हैं, अपना एक फैमिली बसा रहे हैं, वो चाहे मेरा दोस्त है, मेरी ऑफिस वाले हैं, कई बार कंपनीज भी गिफ्ट करती है मैरिज के मौके पे, और अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, और उसमें वो गाड़ी भी दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, किसी भी वैल्यू का, कोई भी एसेट हो, कितना भी अमाउंट हो, इसमें ये बड़ा अच्छा है। तो शादी पर सबके साथ दोस्ती बना के रखो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट मिले और टैक्स जीरो लगे। बिल्कुल, ओकेजन ऑफ एनिवर्सरी, वेडिंग, वेडिंग का जी। हाँ, और एनिवर्सरी के टाइम तक आप चाहे झगड़ा कर लो, क्योंकि फिर आपको गिफ्ट मिलेगा भी तो टैक्स लगेगा। जी। ये एक और कुछ और भी तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं। और ओकेजन ऑफ वेडिंग डेफिनेशन में जो लिख कर आती है कि शादी के दौरान आपको जो भी उपहार मिल रहे हैं वो सभी एग्जेम्प्ट होते हैं। अगर हम किसी सुधीर जी, अगर हम अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, तो क्या अभी वो भी ब्लड रिलेशन के अंतर्गत ही आते हैं, नियम सेम होते जी, हैं, या फिर कुछ अलग जी। नियम हो जाते हैं यहाँ पर? स्पाउस जो है वो हमारा ब्लड रिलेटिव में आते हैं, जो मतलब पत्नी या पति जो भी है हमारे। अब इसमें एक ही दिक्कत है कि उससे होने वाली इनकम क्लब होती है, आपको गिफ्ट पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, वाइफ को रिसीव करने पे टैक्स नहीं है, लेकिन उससे जो इनकम होगी वो इनकम हस्बैंड की इनकम में ही जुड़ जाएगी। कई बार लोग चाहते हैं कि भी मेरी हाउस वाइफ है या होम मेकर है, तो वो उनके नाम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉपर्टी या कोई एफडी, उससे वो इनकम जो होने वाली आय है वो उनकी नहीं होती, वो हस्बैंड की ही रहेगी, क्योंकि वो एसेट उन्होंने गिफ्ट की है, ऐसा माना जाता है कि ये टैक्स बचाने के लिए शैम ट्रांजैक्शन है। ठीक है, क्योंकि वो पैसा तो अल्टीमेटली तो पत्नी का ही है, अगर पति को कुछ हो जाएगा तो ऐसा माना जाता है कि भाई जब तक आप हो तब तक उस इनकम पे आपको ही टैक्स देना है, चाहे आप प्रॉपर्टी वाइफ के नाम कर दो, रेंट उनके अकाउंट में चला जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्लबिंग का प्रोविजन होता है सेक्शन 68 में, जिसमें कि माइनर चिल्ड्रन और स्पाउस दोनों को पैसा दोगे या कोई एसेट दोगे, मान लो आपने शेयर्स दिए या कुछ और दिया, हाँ वाइफ को शेयर दिया आपने, सपोज करो आपकी जब जिस दिन दिए वो थे 1 लाख के, अब उसके बाद अगर वो 5 लाख के हो गए, तो जो गेन है, वो जो गेन है उसके ऊपर कैपिटल गेन तो उनको लगेगा 10% या जो भी है, लेकिन उस गेन से होने वाली इनकम अब वो वाइफ की मानी जाएगी, वो हस्बैंड की नहीं मानी जाएगी। जो 4 लाख पे आने वाले सालों में जो इनकम होगी, तो ऐसी प्लानिंग कर सकते हो आप कि आपने अच्छे बढ़ने वाले शेयर जो आपके पास थे वो अपनी वाइफ को दे दिए, अब उस पे जो गेन है, सिर्फ गेन, उसकी इनकम, तो वो जो 1 लाख पे इनकम हो रही है वो हस्बैंड की ही मानी जाएगी आगे भी। लेकिन जो 4 लाख पे इनकम हो रही है जो गेन के ऊपर, सपोज करो उन्होंने एफडी करा दी या 4 लाख के और शेयर खरीद लिए, तो क्या होगा, उस 4 लाख से चाहे वो गेन हो रहा हो चाहे वो इंटरेस्ट आ रहा हो। तो ये बहुत अच्छी प्लानिंग है अगर आपको स्पाउस के नाम करने हैं, ऐसी जिसमें कि इनकम आती हो, वो आप अपनी वाइफ को दो, और ज्यादा इनकम हो मतलब मुनाफा, तो उसमें आपकी टैक्स प्लानिंग बेटर होगी। जिसमें कोई इनकम नहीं है, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, अपना घर है, वो वाली चीजें ट्रांसफर करने से फायदा नहीं है, उससे अच्छा तो आप ज्वेलरी दे दो, कोई इनकम नहीं है, वो खुद वैसे भी खुश रहेंगे, उनको वैसे भी पसंद होती है थोड़ी। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये हाईलाइट की, इस तरीके से आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। सुधीर जी, अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों के द्वारा 50,000 से ज़्यादा गिफ्ट किसी को मिलता है, तो फिर किस दर पर टैक्स देना पड़ता है, उस पर टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनेगी, उसका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा? जैसे अगर मेरे को मान लो मेरे दोस्त हैं, मैं बहुत लकी हूँ, उन्होंने कहा भाई ये 2 लाख रुपए तुम्हारा बर्थडे है या कोई मैरिज एनिवर्सरी है, उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया, या मेरा कोई ओकेजन था वो सेलिब्रेट करने के लिए सारा खर्चा उन्होंने दे दिया, है तो मेरा, तो वो खर्चा जो भी था अब वो मुझे अपनी इनकम में डिक्लेयर करना है आईटीआर में, और वो जरूर करना है। नहीं करोगे तो सरकार आज नहीं तो कल पकड़ेगी, और सरकार पकड़ती है तो वो मतलब 300% तक जा सकती है आपको टैक्स का, उनके पास पेनल्टी लगाने का अधिकार है। अगर 100 रुपए टैक्स बन रहा है तो 300 कर सकती है, और ब्याज तो लगेगा ही लगेगा, ब्याज कभी नहीं छूटता है। तो ऐसे में अपने आप डिक्लेयर करना ज्यादा अच्छा है, और सरकार के पास आज की डेट में बहुत सारी डिजिटल इंफॉर्मेशन है, वो जो भी आप अपलोड कर रहे हो सोशल मीडिया पे, सब ट्रांजेक्शन को वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसे में जब मेरे पास 2 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए, वो 2 लाख मैं अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिक्लेयर करूंगा। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेक्शन 56 में ये इनकम डिक्लेयर होती है। ठीक है, अब इस पे टैक्स लगता है जो मेरी स्लैब रेट है, अगर मेरी कोई और इनकम ही नहीं थी,
है ना? तो वो डिफरेंट हो जाएगा। अगर मेरे पास पहले से ही 10 लाख से ज्यादा इनकम है तो मैं 30% ब्रैकेट में हूँ। तो अब अगर मैं 30% में हूँ और मेरे पास सरचार्ज भी है 25%, तो ये 37.5% तक जा सकता है। मान लो मेरे पास 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है, 2 करोड़ से ज्यादा, ऐसे भी तो लोग हैं, गिफ्ट भी उन्हीं को ज्यादा मिलते हैं, तो उनको 37% तक जा सकता है, 37.5, क्योंकि 25% सरचार्ज भी होता है। तो जिनका जो सरचार्ज है उसके हिसाब से वो देख लें, नहीं तो 30% तक टैक्स लगता है आपके स्लैब रेट के हिसाब से, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानी जाती है। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत आएगी और कैलकुलेशन भी हमने आपको बताया। अब सुधीर जी, दो कुछ चीज़ें हम क्विकली आपसे समझना चाहेंगे। HUF मेंबर्स अगर एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो किस तरीके की टैक्स लाइबिलिटी बनती है, या फिर गिफ्ट देते वक्त उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, HUF के मेंबर तो आपस में ब्लड रिलेशन होगा, तो उनका तो एक डिफरेंट हो गया आपस में अगर कर रहे हैं। HUF अगर अपने मेंबर को गिफ्ट करती है वो अलाउड है। जैसे मैंने कहा ना, दादाजी ने दिया, अपने पोते को देने के लिए दिया है, तो HUF के अंदर पैसा आया। अब HUF अपने उसको कर सकती है, गिफ्ट भी कर सकती है या उसके लिए कोई एक्सपेंस भी कर सकती है, और उसकी इन चीजों की कोई लिमिट नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ ये देखा जाता है परिवार में कहीं ना कहीं बैलेंसिंग रहे। कोई बहुत ज्यादा इसके लिए रूल्स ऐसे नहीं डिफाइन किए गए हैं कि नहीं कर सकते हो या सारा पैसा एक को नहीं दे सकते हो, लेकिन वो अपना हक मांगने के लिए कोई दूसरा कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि किसी एक का को नहीं दे सकते आप। तो वो रीजनेबल आपको रखना पड़ेगा कि एक लिमिट तक आप चीजों को दे सकते हो, अलाउड है, कोई कोई इसमें इश्यू नहीं है। इनकम टैक्स में कोई इश्यू नहीं। अगर आपको बाकी जो सक्सेशन एक्ट वगैरह होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, वहां पर आपको उन चीजों को इक्वल राइट्स या जो भी हमारे लॉ हैं वो फॉलो करने होते हैं। एक गिफ्ट जो जैसे ये HUF का है, सिमिलरली कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज को दे सकती हैं बिना टैक्स के, हर साल 5,000 रुपए। किसी भी बस वो कैश नहीं दे सकते, चेक नहीं दे सकते, मतलब वो एनकैशेबल नहीं होना चाहिए। वो एक वाउचर हो सकता है, जो कि जैसे आप अमेजोन पे खर्च करते हो या किसी वेबसाइट पे, यानी कि आपको उसके बदले कुछ सामान मिलेगा, या कंपनी खुद ही 5,000 का कोई गिफ्ट खरीद के आपको गिफ्ट कर सकती है, सारे एम्प्लॉयज को मिल सकता है हर साल, और वो टैक्स फ्री होता है। तो उसको भी आप कई बार हम कंपनीज में जब जैसे बात करते हैं, तो वो गिफ्ट आप एज ए पार्ट ऑफ CTC एम्प्लॉय को दो, तो उसका कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको 30% का वैसे ही डिस्काउंट मिल गया अगर वो खुद जाके खरीदेगा। सपोज करो मुझे कोई मिक्सर ग्राइंडर खरीदना है, मुझे कोई ओवन खरीदना है, तो मैं 5,000 का अगर वो खरीद रहा हूँ, कंपनी से मैं वो कूपन ले सकता हूँ और मुझे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसा भी एक गिफ्ट होता जी। सुधीर जी, एक आखिरी सवाल होगा आपसे, क्विकली उसका जवाब चाहेंगे। अगर एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ गिफ्ट्स रिसीव होते हैं तो किस तरीके के गिफ्ट वो होने चाहिए, और वहाँ पर फिर टैक्स के नियम क्या होंगे? मतलब किस तरीके की चीज़ें वो गिफ्ट्स के अंतर्गत आ जाती हैं अगर एम्प्लॉयर से अगर आपको कुछ मिल रहा है तो? है। जो आपने 5,000 तक का है और वो एनकैशेबल नहीं है, उसके बदले आप कुछ ना कुछ खरीद ही सकते हो, उसको बाजार में आप पैसे के रूप में नहीं कर सकते, मतलब कैश नहीं कर सकते उसको, तो वो गिफ्ट 5,000 तक है, आपकी सैलरी का पार्ट भी हो सकता है, वो एज ए परक्विजिट है, टैक्स फ्री है। अगर शादी पे मिल रहा है, कुछ भी दे रहे हैं कंपनी, तो शादी पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा आपको कोई किसी तरह का इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, मतलब हमें उन्होंने कोई मुफ्त की गाड़ी भेज दी या कोई ऐसी चीजें भेज दी हमारे फंक्शन में, जो कि हमारा कोई ओकेजन शादी का भी नहीं था, तो वो जो कॉस्ट है वो मेरी इनकम में जुड़ जाएगी, वो भी अदर सोर्सेज में। क्योंकि मेरे को कोई कंपनी भी गिफ्ट कर रही है किसी चीज को, उन्होंने गाड़ी दे दी मेरी बर्थडे पे, तो वो तो अलाउड नहीं है, तो वो सब मेरी अदर सोर्स की इनकम में है, क्योंकि मैं डोनी हूँ। पर ऐसा कम देखा जाता है, ये इसमें जो दी जाती है ज्यादातर लोगों को आइडिया है कि भाई इस पे टैक्स लगेगा। हाँ, कई बार लोगों को जिनको नहीं पता, कहीं लॉटरी वगैरह में भी पैसा मिलता है तो TDS कट के ही मिलता है। तो ऐसे में इन चीजों का ध्यान रखना है कि अगर मुझे कोई गिफ्ट किसी ने दिया है तो मुझे वो टैक्स अपनी इनकम में डिक्लेयर करके पे कर देना चाहिए, नहीं तो आप लेट करोगे तो इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ देना पड़ेगा। हम्म, बिल्कुल। और और कभी कभी एम्प्लॉय के सलाहकार द्वारा से भी लो, अक्सर। जी। टैक्स एक्सपर्ट से सलाह ले लो जब इतना पैसा मिल रहा है आपको कहीं किसी ओकेजन पर, ताकि अगर नहीं लगना है तो वो बता सकते हैं ना आपको। अपने इग्नोरेंस करके बच नहीं सकते हो आप कि मेरे को नहीं पता था, ऐसा नहीं कर सकते। अभी तो एक लेडी को जेल हुई है, उन्होंने 2 करोड़ की इनकम जो है वो कहीं डिक्लेयर नहीं की थी, ITR फाइल नहीं की थी। तो आज की डेट में इग्नोरेंट होने से काम नहीं चलता। सरकार कहती है आपको सब कुछ हम भी भेज रहे हैं कहीं ना कहीं, अब तो गवर्नमेंट भी खूब मैसेज भेजती है, आपको मेल भेजती है, पोर्टल पे भी काफी कुछ ज्ञान दे रहे हैं, तो आप इनकम है तो उसको डिक्लेयर। हम्म,
बिल्कुल। तो वैसे भी एम्प्लॉय के द्वारा तो जो गिफ्ट्स मिलता है वो तो डॉक्यूमेंटेड रहता है प्रॉपर्ली, लेकिन इन बातों का भी आप ध्यान रखिए अगर आपको एम्प्लॉय के द्वारा कुछ गिफ्ट मिल रहा है तो। काफ़ी सारे पहलुओं पर हमने चर्चा की और इसके ज़रिए हमने आपकी मदद भी करने की कोशिश की कि अगर आपको अपनी टैक्स प्लानिंग गिफ्ट्स के ज़रिए करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा में हमारी मदद करने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।